हेलो स्टूडेंट्स, आई विश यू पीपल आर फाइन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉट इशू इन न्यूज़ वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूं। आई होप आप लोगों ने रिसेंटली वैक्सीन्स के बारे में, वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने में हेल्प हो सकती है। आज के वीडियो को देखने के बाद, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस से सुनिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली उसको छोड़िएगा। आई विल ट्राई टू आंसर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझें कि एक वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन्स के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये टीच करता है कि वो किस तरह से किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट को, या जिसको हम एंटीजन कह सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे डिजीजेस के अगेंस्ट। एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी जेनरेटिंग एंटीजन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ये कोई प्रोटीन हो सकता है, ये कोई पॉलीसैकेराइड हो सकता है, ये कोई शुगर हो सकती है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, उसको एंटीजन कहा जाता है। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम हमें इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी इज आवर बॉडीज एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ। हमारी बॉडी के पास जनरली दो तरह की इम्यूनिटी होती है। नंबर 1, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। मतलब हमारी बॉडी का सिस्टम जब भी किसी आउटसाइडर को रिकॉग्नाइज करता है, किसी आउटसाइड सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करता है, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर अटैक करेगा। तो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें मेन चीजें आती हैं, बैरियर्स हैं, जैसे स्किन है, हमारी बॉडी के सिक्रीशंस हैं, म्यूकस है, सलाइवा है, टीयर्स हैं, स्वेट है, इन्फ्लेमेशन है, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां रेडिशनेस आ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ाकर वहां पर अटैक किया जाता है, फीवर है। तो ये एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जो हर चीज के अगेंस्ट वर्क करने की कोशिश करेगी जो भी हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करेगा। देन कम्स अडैप्टिव इम्यूनिटी। नाम ही समझा देता है, ये इम्यूनिटी अडैप्ट करती है, ये लर्न करती है, ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाती है। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये इम्यूनिटी उसकी मेमोरी बना लेगी और फ्यूचर में जब भी कभी वो एंटीजन दोबारा हमला करेगा तो ये अपनी मेमोरी के बेस पर क्विक रिस्पॉन्सेस देगी। अडैप्टिव इम्यूनिटी में कौन से सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं? मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रो, लार्ज, फेज, एनगल्फ कर जाए, ये सबसे पहले ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एनकाउंटर करते हैं एंटीजन्स को। उसके बाद बी लिम्फोसाइट्स हैं और टी लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। जब भी कोई एंटीजन मैक्रोफेजेस को एनकाउंटर करता है, उसके बाद टी सेल्स उसे फॉलो करते हैं। टी सेल्स 3 तरह के रूप ले लेते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, सप्रेसर टी सेल्स हैं और हेल्पर टी सेल्स हैं। इनमें से हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो 2 काम करते हैं। ये एंटीबॉडी जनरेशन करते हैं और मेमोरी बी सेल्स को ट्रिगर करते हैं। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के वो डिफेंस प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीजेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एक्टिवेटेड टी सेल्स लिम्फोकाइन्स नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि दूसरे इंपॉर्टेंट सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हैं
वो स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं एंटीजेंस के अगेंस्ट। मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स, नाम ही समझाता है, ये हमारी बॉडी सदा के लिए अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है और ये फ्यूचर इम्यून रिस्पॉन्सेज में एक एड करने का मैकेनिज्म है, ताकि बॉडी जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करे और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस सारे रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है और इस दौरान हम बीमार हो सकते हैं। दिस इज वेयर वैक्सीन कम्स इनटू द पिक्चर, क्योंकि वैक्सीन का काम है इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देना। जब भी एक वैक्सीनेटेड पर्सन किसी रियल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आएगा, तो मेमोरी बी और टी सेल्स जो कि वैक्सीनेशन के कारण उसकी बॉडी में पहले से बन चुके हैं, वो ओवरऑल डिजीज को या तो डेवलप नहीं होने देंगे या उसके प्रभाव को, उसकी सिवेरिटी को डिमिनिश कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जर्नी ऑफ वैक्सीन। एडवर्ड जेनर नाम के एक ब्रिटिश फिजिशियन हुए। उन्होंने 1796 में एक चीज ऑब्जर्व की कि जो मिल्क मेड्स हैं, जिनको पहले काओपॉक्स का एनकाउंटर हो चुका है, उनमें स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं होता। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी के बेस पर एक 8 साल के बच्चे के ऊपर एक वैक्सीन टेस्ट किया, जिसमें काओपॉक्स का वायरस था। उसके बाद जब उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स के वायरसेस को इंजेक्ट किया गया बॉडी में, तो उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के कोई भी लक्षण पैदा नहीं हुए। दैट इज हाउ फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन इन हिस्ट्री वॉज बॉर्न। नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे वैक्सीन्स कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स में वायरसेस को या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को एटीन्यूएट कर दिया जाता है। एटीन्यूएट का मतलब उनको कमजोर कर दिया जाता है। तो इस कमजोर वायरस को जब एक इंसान की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं और बॉडी वहां से एक मेमोरी डेवलप कर लेती है। बहुत सारे डिजीजेस, मीजल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, फ्लू, रूबेला के वैक्सीन्स जो हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं। 1 से 2 डोजेस इन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स की सफिशिएंट होती हैं लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के लिए। लेकिन रिस्क ये है कि जो वीक इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स हैं, उनके केस में डिजीजेस डेवलप हो सकते हैं इसी वैक्सीन की वजह से। हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन रिस्क है कि ये जो वायरसेस हैं ये म्यूटेट कर जाएं और पोटेंट वायरसेस में बदलकर उन कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी वाले लोगों के अंदर डिजीज पैदा कर दें। दूसरी तरह की जो वैक्सीन्स हैं उसको इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स कहा जाता है। इनमें डेड वायरसेस का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो पोलियो की वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन इस तरह से बनाई गई है। वायरसेस को हीट या केमिकल्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका इस्तेमाल करके मार दिया जाता है। जब ये डेड वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज तो करता है और उसके प्रोटेक्शन में इम्यून रिस्पॉन्स भी आता है, लेकिन डिजीज नहीं पैदा हो सकता। तो इस केस की लिमिटेशन ये है कि रिपीटेड डोजेस जो हैं वो देनी पड़ती हैं। तीसरी तरह की वैक्सीन होती है जिसको कॉन्जुगेट वैक्सीन या सब यूनिट वैक्सीन कहा जाता है। इन वैक्सीन्स में वायरसेस की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट किसी पार्ट को, जो कि एंटीजन की तरह काम करता है, रिमूव कर लिया जाता है और उसको बॉडी के अंदर एक वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो सब यूनिट वैक्सीन, यहीं से नाम रखा गया है, सब यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कम्स ए टॉक्सॉइड वैक्सीन। आपने कभी टेटनस का इंजेक्शन लगवाया हो तो उसके बॉटल के ऊपर लिखा होता है टेटनस टॉक्सॉइड।
जो टेटनस करने वाला बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करता है जिसको कहते हैं टेटनोस्पाज्मिन। तो इस सब्सटेंस को हीट या केमिकल्स के साथ ट्रीट करके उसका रूप बदल दिया जाता है एंड इट बिकम्स ए टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड का मतलब जब आप इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो ये इम्यून रिस्पॉन्स तो पैदा करेगा लेकिन डिजीज कॉज नहीं करेगा। नेक्स्ट इन द लाइन कम्स डीएनए और आरएनए वैक्सीन्स। इन वैक्सीन्स के केस में वायरस की बॉडी से उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए निकालकर एक वैक्सीन के रूप में शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये आरएनए हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर पहुंचकर इंस्ट्रक्ट करता है बॉडी के सेल्स को एक खास तरह का एंटीजन बनाने के लिए और उस एंटीजन के बेस पर हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है और मेमोरी बना लेती है कि जब कभी रियल वायरस आएगा तो इन मेमोरी सेल्स का इस्तेमाल करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कोविड-19 का वैक्सीन इसी लाइन ऑफ डिफेंस पर बनाने की कोशिश इस समय दुनिया की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कर रही हैं। नाउ एक वैक्सीन को डेवलप करने के फेजेस क्या होते हैं? यूजुअली एक डिस्कवरी और प्री क्लिनिकल फेज होता है जिसमें एनिमल और लैब टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद फेज 1 जिसमें 20 से 100 वॉलंटियर्स के ऊपर इसका टेस्ट किया जाता है। फेज 2 में वॉलंटियर्स का नंबर बढ़ा दिया जाता है। फेज 3 में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स के ऊपर इसका टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इसकी एफिकेसी को चेक किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स को नोटिस किया जाता है। उसके बाद इन वैक्सीन्स को अप्रूवल मिलती है और ये आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। इस वजह से वैक्सीन्स को डेवलप करने में काफी ज्यादा समय लगता है। वैक्सीन्स की डेवलपमेंट के दौरान सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी रिस्पॉन्सिबल है। GACVS 1999 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित की गई थी और इनका काम है वैक्सीन की सेफ्टी के साथ जुड़े हुए इश्यूज को स्टडी करना और अलग अलग फील्ड्स से हेल्थ एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके उनकी डायरेक्शन के तहत एक अच्छी वैक्सीन को एंश्योर करना। नेक्स्ट कम्स, क्या वैक्सीन से किसी को इंजरी हो सकती है? यूएसए में एक वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम चलता है। उसके तहत एक स्टडी की गई जिसमें पता चला कि एक सेफली डेवलप्ड वैक्सीन से इंजरी होने के चांसेस 1 in 3,52,113 पेशेंट्स। इसके कंपैरिजन में लाइटनिंग से 1 in 12,000। तो सेफ्टी को एंश्योर जो है वो वैक्सीन डेवलपमेंट के केस में किया जाता है। दुनिया में रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे वैक्सीन डेवलप हुए हैं जिसकी वजह से हमने न्यूमोकोकल डिजीजेस, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, रोटावायरस, मेनिंजोकोकल वायरसेस, इन सब के अगेंस्ट वैक्सीन्स को डेवलप करके ह्यूमैनिटी को बहुत ही सीरियस डिजीजेस के थ्रेट से सेव करने में सफलता पाई है। आई होप इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। आप लोगों द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हमें फर्दर मोटिवेट करते हैं कि हम और बेटर मटेरियल डेवलप करने की कोशिश करें। कीप विजिटिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्प्रेड so that accurate information can reach maximum possible students in shortest possible time. Thanks a lot. Stay safe. Stay in.